नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट स्कूल और कॉलेज के बाहर बता दें आपको कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रथम वर्ष के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं दिल्ली के आरके पुरम में 18 जून के तड़के 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली में हुए इस हत्याकांड ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार और विपक्षी बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। दोनों ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार यानी कि 20 जून को राज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी किसकी? इस सवाल पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रथम वर्ष के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या और दिल्ली के आरके पुरम में 18 जून के तड़के 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के बाद आप और बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आमने सामने हैं। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा हमला किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर शहर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के बजाय अपनी सरकार से सत्ता हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी की जगह आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 20 जून को दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए एलजी और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। इसके साथ ही थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र में गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में दिल्ली के अलग अलग हिस्से में 4 हत्याएं हो चुकी है। ये हत्याएं दिल्ली में कानून व्यवस्था के हालात बताने के लिए काफी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों की ओर से दी गई संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए अपील करता हूं। मैं कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए कोई भी सहायता करने को तैयार हूं। बीते साल सामने आए एनसीआरबी के आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय और गवर्नर की आंखें खोलने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक देश के 19 मेट्रोपॉलिटन शहर में से अकेले दिल्ली में ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा 32.20% है। इसके बावजूद जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं उसमें अब हर कोने से एक आवाज उठने लगी है कि भाई दिल्ली की सुरक्षा कैसे होगी। दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास इसका पावर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास, गृह मंत्री के पास पावर है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए? दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि भाई पावर की बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आपके आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस तरह की घटनाओं को लेकर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल होने के बाद सस्ती राजनीति कर रही है। देखिए, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई पुल गिर जाता, कोई ऐसी घटना हो जाती, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्राउंड पे होते। कोई बड़ी घटना होती तो प्रधानमंत्री भी ग्राउंड पे जाते।
बिहार में इतना बड़ा पुल गिरा, न तो मुख्यमंत्री गए हैं और न तो उप मुख्यमंत्री का कोई संवेदनशील बयान आया। संवेदनहीनता की सारी मर्यादाएं पार कर गए, संवेदनहीनता की सारी सीमाएं पार कर गए। दरअसल राजधानी दिल्ली में पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का आदेश चलता, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में रोजाना खींचतान चलता रहता है। हाल ये है कि दिल्ली पुलिस पर अधिकार का मसला सियासी हो गया है और बीजेपी आप इसे एक दूसरे पर सियासी हमले करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पक्ष विपक्ष में आज दरअसल हम बात करेंगे दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर। आखिर इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी और इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते, जिस तरह की राजनीति फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और आर.के. मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा रमेश जी सबसे पहले आपसे ही है, दिल्ली में सत्ता पर आपका राज है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? अगर आपके घर पे दिल्ली में बिजली ना आए तो जिम्मेदारी किसकी? अरविंद केजरीवाल की। आपके सड़क पे सामने सीवर का ढक्कन बंद है, खुला हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी? अरविंद केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि ये विभाग दिल्ली सरकार के अंडर में है। परंतु कानून व्यवस्था का जो विभाग है वो केंद्र सरकार के अंडर में ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई कानून व्यवस्था वाला तो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं बल्कि उनके अंडर में रहेगा। क्योंकि हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि भाई हम चुनी हुई सरकार है तो कानून व्यवस्था भी हमें दे दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार नहीं दे रही। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप हमें वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो जिम्मेदारी आप लीजिए। ठीक है आर.के. मिश्रा साहब, जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्योंकि गृह मंत्रालय तो आपके अंडर है, दिल्ली की कानून व्यवस्था भी आपके अंडर है, और ऐसे में दिल्ली की सरकार को कोसना ये कहां तक जायज है? नेहा जी देखिए, यहाँ पर बात अधिकारों की नहीं है, बात पावर की नहीं है। मैं कह रहा हूँ चुनी हुई सरकार है, ये जरूर है, जो कि देश के अंदर में या राजधानी के अंदर में गृह मंत्रालय के अधीन आता है दिल्ली पुलिस में। मान रहा हूँ इस चीज को। इस बीच में थोड़ी घटना बढ़ी हुई है, इसमें मैं उसको भी नकार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा साक्षी मर्डर केस हुआ था, आर.के. पुरम की जो घटना घटी थी उसमें, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, ये जरूर दिखाता है जो कि कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? किसका कम्युनिकेशन गैप है? यहाँ तो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, किसके बीच में कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं मिश्रा साहब? उसी पे आ रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से है, जो कि मैंने बताया ही, जो कि घटना में जरूर बढ़ोतरी हुई है और ये जिम्मेदारी बनती हुई है दिल्ली पुलिस की। लेकिन मेरा एक ही चीज है, चुनी हुई सरकार है, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन्होंने क्या कहा था, जो कि हम सीसीटीवी लगवाएंगे, सीसीटीवी का अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा था गाड़ियों में पैनिक बटन लगाएंगे। इन्होंने पैनिक बटन के नाम पर इन्होंने गाड़ी 9,000 रुपए लेते थे, अब वो 17,000 रुपया हो गया है अब ये। और ये 4800 रुपये रेनुअल के लिए भी लेते हैं। लेकिन जब पैनिक बटन को दबाया गया तो वहां से किसी का न आना हुआ, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, न किसी भी प्रशासनिक विभाग से। अब ये बताइए, जो केवल आप कहेंगे जो हम पैनिक बटन लगा दिए, हमने बसों में सुरक्षा बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। दिल्ली वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अगर हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, ये कह के कि अपनी जिम्मेदारियों से इतनी कर लेंगे आप? मैं कह रहा हूं जो कि अगर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं मानने के लिए तैयार हूं। मानेंगे आपकी कानून व्यवस्था आपके हाथ में है और ये विफलता है
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की, मानेंगे आप? विफलता है मैं ये, तो कह रहा हूँ जो कि घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, विफलता है ये, विफलता है ये। मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं कह रहा हूँ जो कि अगर घटना में बढ़ोतरी हुई है, वो घटना नहीं घटित होनी चाहिए थी। सर ये विफलता है या नहीं है, इतना तो बताइए। आप इसको चाहे विफलता कहें, चाहे आप इसको जैसे कहें, हाँ। इस शब्द के मतलब लिए कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, बेहतर करने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, नहीं, बात मैं कह रहा हूँ जो इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारियों की बात करिए ना, मैं पूछ लूंगी सवाल। उनकी जिम्मेदारियों की बात तो मैं कर लूंगी। नेहा जी, इनके ऊपर में जो जिम्मेदारी है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में क्या इन्होंने क्या काम किया, टीवी के ऊपर में क्या काम किया, इन्होंने पैनिक बटन लगाने की बात कही, उसमें क्या क्या काम किया इन्होंने, बसों में सुरक्षा बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने क्या काम किया? मैं तो यही तो पूछना चाहता हूँ। ठीक है रमेश जी, देखिए चुनी हुई सरकार आपकी है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सीसीटीवी का जिक्र कर रहे हैं रमेश आर.के. मिश्रा जी, कह रहे सीसीटीवी कितने लगाए देश भर में और दिल्ली में, ये बताइए। दूसरी बात कह रहे पैनिक बटन की आप बात करते थे, क्या पैनिक बटन का आगे क्या हुआ, उसके ऊपर भी जवाब आपको देना होगा। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जवाब दीजिए इस पे भी। दरअसल मिश्रा जी ने तो पहले मान लिया कि हाँ कमी है, और उनके जवाब में पैनिक दिखाई दे रहा था। अब मैं बताता हूँ सीसीटीवी की बात। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 बड़े देशों में जो सीसीटीवी कैमरों की संख्या है, उसमें दिल्ली पहले नंबर पर है पूरे भारत में। ये आंकड़े हैं साहब। तो एक नंबर पे जो सीसीटीवी है, ये जो अभी घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं हैं, इनमें जो गलियों में होने वाली घटनाएं जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, वो किस सरकार ने कैमरे लगाए हैं साहब? हमारी सरकार ने लगाया है। दूसरी बात, पैनिक बटन की बात की जा रही है। आपको पता है कि दिल्ली में कितनी डीटीसी बसों में पैनिक बटन लग चुके हैं? अब वो एक अलग से बात घुमाने की कोशिश करें, साहब पैनिक बटन दबाओ तो कोई आता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और बात यहाँ पैनिक बटन या सीसीटीवी कैमरे की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि दिल्ली पुलिस घटनाओं को रोकने में सक्षम है कि नहीं। क्योंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर रिएक्शनरी भी होता है और प्रिवेंटिव होता है। रिएक्शनरी से ज्यादा प्रिवेंटिव है, घटना होने ही ना पाए। पुलिस का इकबाल बना रहना चाहिए। जिस तरह से बेखौफ होकर के अपराधी काम कर रहे हैं दिल्ली में, उससे लग रहा है कि पुलिस का ध्यान कहीं और है। पुलिस का मुख्य ध्यान जो कानून व्यवस्था पर होना चाहिए, वो गृह मंत्रालय फोकस नहीं करा पा रहा है। और जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, वो तो फेल कर ही रहा है, हमेशा फेल कर रहा है। मणिपुर में देखिए क्या बुरा हाल है, एकदम गृह युद्ध की स्थिति हो रही है वहां पर, और यहाँ दिल्ली में भी यही हाल है। तो गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां निभा पाने में असफल रहा है, ये बात तो मान लेनी चाहिए। ठीक है मिश्रा साहब, ये कह रहे देखिए गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहा है। कोर्ट ने भी कहा कि देखिए चुनी हुई सरकार के पास ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कानून व्यवस्था की। कोर्ट ने भी कहा कि पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार जो है वो दिल्ली की सरकार के हाथ में होना चाहिए। जब आप लोग बेहतर तरीके से नहीं संभाल पा रहे, जब आप लोग बेहतर तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था सही रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए ना। दिक्कत कहाँ है? देखिए नेहा जी, मैं इनसे मात्र एक चीज पूछा था, जो कि क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, क्या आपने बेहतर किया? मैंने यही चीज पूछा था। इन्होंने कहा जी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सीसीटीवी, आपने सीसीटीवी के लिए क्या, जब चुनाव से पहले आप आए थे उस समय में आपने कितना कहा था सीसीटीवी लगाएंगे, आपने कितना सीसीटीवी लगाया, उसकी भी तो जांच हो। दूसरी बात यह है जो कि हर जगह आपने क्या कहा था, महिला सुरक्षा के लिए आप कम से कम बसों के अंदर में जो आपके डिफेंस आपने एक तैयार कर रखा है, एक आपने एक ग्रुप तैयार कर रखा है, और उस तरह की डिप्यूटेशन आपने किस तरह से की है। उसके बाद जो पैनिक बटन की जो बार बार आप बात कर रहे थे, उसमें भी कम से कम मुझे लग रहा है केवल घोटाले ही घोटाले हैं। मैं तो घोटाले का आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पहले 9,000 इसका प्राइस था, नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सवाल ये कि अगर आप नाकाम साबित हो रहे हैं या दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पा रहे, तो क्या ये जिम्मेदारी अपने पास रखनी चाहिए?
नेहा रखनी जी, चाहिए, मैं आप कह रहा हूं, बताइए। ये मणिपुर की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ पंजाब के अंदर में क्या हुआ था, पंजाब के अंदर में किस तरह से थाने को अपने अंदर में करके उसके बाद वहां से अपराधी को छुड़ा करके लेकर के चले गए। क्या ये पंजाब की स्थिति को से अवगत नहीं है? ये एक शब्द बोले तो पंजाब के ऊपर में, लेकिन नहीं, वहां पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको वहां पर सुविधा मिल नहीं रही है। अपने हिसाब से ये अपने राजनीति सेट करते हैं, अपने हिसाब से ये बातें करते हैं। देखिए, हमारी जिम्मेदारी जो है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा जो कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो और इससे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है और इस तरह की घटनाओं का अंजाम होना बहुत ही वही गलत है। हैरानी की बात है सर कि देश की राजधानी में अगर इस तरह के हालात है, सरे राह मर्डर कर दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर दिल्ली की यानी देश की राजधानी में इस तरह के हालात हैं तो देश के बाकी राज्यों में किस तरह के हालात होंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन रमेश जी ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में पुलिस हमारे हाथ में आ जाए, ये तो आप डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। पंजाब में तो आपके हाथ में थे, क्या हालात हुए थे? वो किसी से छिपे हैं क्या? वो तस्वीरें किसी से छिपी है क्या? रमेश जी। हाँ जी, एक बार प्लीज अपना जो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर पुलिस हमारे हाथ में होती तो हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, हम कानून व्यवस्था को बेहतर कर देते, हम कानून व्यवस्था को इतना बेहतर कर देते, महिलाएं भी अपने आप को महफूज कहीं ना कहीं समझती। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि पंजाब में तो आपकी सरकार है, पुलिस भी आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, वहां पर किस तरह के हालात हुए थे, कैसे थाने का घेराव कर लिया गया था, कैसे छुड़ाकर आरोपी को ले जाया गया था, वो किसी से छिपा है क्या? जी मैं एहसानमंद हूँ कि ये सवाल आपने पूछा। आपने क्या कहा, कैसे किया गया था, कैसे किया गया था। मैं आपको वर्तमान में लेकर के आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही अमृतपाल क्या अब कहाँ है पता है आपको? गुवाहाटी की जेल में है। अरे तो उस समय में घटना घट गई ना रमेश जी, उस समय में तो जो घटना घटी बिना किसी कानून व्यवस्था की चुनौती का सामना किए हुए और विदेशों तक में उसकी तारीफ हुई, विदेशों तक में उसकी तारीफ हुई कि भगवंत मान सरकार ने किस तरह से अन्य दिमाग से काम लेते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को मेंटेन रखते हुए उस अमृतपाल को पंजाब की राजनीति में भगोड़ा साबित करके गिरफ्तार करके वहां भेज दिया जहां उसकी जगह होनी चाहिए। और पंजाब सरकार के जरा आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें। देखिए, अपराध के जो आंकड़े होते हैं वो एनसीआरबी से मिलते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में नशीले पदार्थों की तस्करी में भी कमी आई है। जो ड्रोन से हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते थे, जिसकी शिकायत पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने की थी, अमरिंदर सिंह जी ने, उसमें भी कमी आई है। और पंजाब में अब लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब ओवरऑल कानून व्यवस्था में इंप्रूवमेंट कई गुना ज्यादा हुआ है पहले के मुकाबले। तो कानून और व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था तो तब भी देखी थी ना सर, सामाजिक जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो हमें अतीत की भी बात करनी पड़ेगी। तब भी आपकी सरकार थी, अब भी आपकी सरकार है, तो बात तो दोनों तरफ की करनी पड़ेगी ना कि कैसे थाने का घेराव कर दिया गया था, कैसे घेर लिया गया था, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, पुलिस की आंखों के सामने क्या कुछ हो रहा था, उसमें कितनी शीशा लेदर पुलिस की भी हुई थी, पंजाब सरकार की भी हुई थी, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। सुन लीजिए थोड़ा सा। 10 मार्च 2022 को पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार आई, उसके 6 महीने के भीतर ही ये घटनाएं हुई। बिल्कुल नई सरकार। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, ये बताइए कि क्या वजह है कि ये लोग आपके हाथ में नहीं देना चाहते, पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था या फिर तमाम जो अधिकार आप लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारे हाथ में होनी चाहिए? हाँ, मैं बता दूं उसकी वजह क्या है। पुलिस हमारे हाथ में होगी तो जो यहाँ पे व्यवस्था में खामियां हैं उसकी जांच कराने का अधिकार भी हमें ही होगा। और इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में एक बार पुलिस व्यवस्था आ गई तो फिर हम जितने दिल्ली में रात के अंधेरों में गलत काम करते हैं उस पर रोक लग जाएगी। एक बात। दूसरी बात, आप नहीं, ये तो कहते हैं अंधेरों में गलत काम तो आप लोग करते हैं। मैडम इसी दिल्ली में हमारी पहली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली सरकार के हाथ में होता था,
उसे सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके हमसे छीन लिया गया था पहले कार्यकाल में, 2013-14 के पहले कार्यकाल में, क्योंकि इन्हें लग गया था इनके हाथ में ये व्यवस्थाएं नहीं देनी है। हमने तो आगे बढ़ के कदम और आगे बढ़ के देखिए, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं अगर पुलिस हमारे हाथ में आ गई तो सारे काले कारनामे उजागर हो जाएंगे आप लोगों के। रात के अंधेरे में जो काले कारनामे होते हैं सब। मैं एक लाइन और बोल दूं, जल्दी से हमने तो अपनी तरफ से सुझाव भी दिया था कि भाई जो नई दिल्ली का कैपिटल एरिया है, कैपिटल जहां राजधानी, जहां डिप्लोमैट, मंत्री, नेता, विधायक रहते हैं, वहां आप अपने हाथ में रखें सारा केंद्र सरकार। बाकी जो दिल्ली के दूसरे एरियाज में वो तो हमें दे दे, उस पर भी नहीं मान रहे। ठीक है मिश्रा साहब, जल्दी से। आपने देखा होगा नेहा जी आपने देखा होगा जो किस तरह से डिक्टेटरशिप हुई थी जब सर्विस सेक्टर के लिए बात हुई थी, जो कि कोर्ट ने आदेश दिया था। इन्होंने उस कोर्ट के फाइनल ऑर्डर की कॉपी का इंतजार तक नहीं किया, और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, जो कि हम एक एक ऑफिसर नप जाएंगे, कल से देखना आप क्या होगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और है क्या? ये क्या दिखाता है ये? तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं ये पुलिस की व्यवस्था, ये जो पहले से भी डिमांड करते आ रहे हैं, जो चिन्हू सरकार के आज सामने होना चाहिए, ये आज उसको फिर पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जो कि इसलिए यहाँ जो हालात है वो पंजाब से जुदा है क्या? इस तरह की घटनाएं आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए कानून व्यवस्था खराब है और जिस तरह से घटनाएं हैं उसमें इजाफा हो रहा है, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, इसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये कहें नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं रमेश जी की तरह मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, किसी चीज को इग्नोर नहीं करूंगा। मैंने कहा घटना में जरूर बढ़ोतरी हुई है, ऐसी घटना नहीं घटित होनी चाहिए। तभी कह रहे हैं डर लग रहा है आप लोगों को, आप नहीं देना चाहते कानून व्यवस्था हमारे हाथ में, आप नहीं देना चाहते पुलिस को हमारे हाथ में। कह रहे रात के अंधेरे में जो काले कारनामे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर है, सरकार को, केंद्र सरकार को डर है, इसलिए नहीं देते हैं हमें। नहीं ऐसी देखिए, ऐसा है, इनका आरोप है। मुझे लगता है जो कि अगर कोर्ट भी आज 1991 में अगर इस तरह के अधिनियम या अध्यादेश हुए थे तो कोई गलत नहीं हुआ था, और इससे पहले भी राज्य सरकारें काम करती आ रही थी। आज इससे पहले कांग्रेस भी तो काम कर रही थी, लेकिन आज इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते थे। लेकिन आज देखिए आम आदमी पार्टी का अपने कामों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर न करने के बजाय दूसरे के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या किया जाएगा रमेश जी? अब क्या किया जाएगा? क्या अब अगला कदम होगा आप लोगों का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज माननीय उपराज्यपाल जी को पत्र लिखा है, उसमें कुछ कदमों का सुझाव दिया है कि RWA के साथ मिलकर के, थानाओं के साथ मिलकर के इसको समन्वय स्थापित फिर से किया जाए। और मैं बताऊं आपको, दिल्ली में PCR सिस्टम में परिवर्तन आया था, जो इसके पहले के DGP पुलिस कमिश्नर साहब थे, उनके शासन में एक पुलिस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि जो ओरिजिनल PCR सिस्टम था वो ज्यादा बेटर था। अब जो PCR सिस्टम है वो थाने से, टेरिटरी से जुड़ गया है। पहले PCR का मतलब ये होता था किसी भी एरिया में हो, PCR कॉल आई है तो PCR बिना थाने के जुरिस्डिक्शन की परवाह किए बिना वहां पे पहुंचनी थी। अब क्या हो गया कि पहले तो यही डिसाइड होता है कि भाई सड़क के इस तरफ मामला हुआ है तो उस थाने की PCR आएगी, सड़क के उस तरफ मामला हुआ है तो इस थाने की PCR आएगी। सिस्टम नहीं है, ये व्यवस्था चेंज करने की जरूरत है। नहीं, देखिए थाना लेवल कमेटी अभी भी काम कर रही है। मैं टोकूंगा, सूचना दूसरी बात चाहता हूँ मैडम, हर महीने एक थाना दिवस का आयोजन होता था। पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही, सिस्टम का क्या है? लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है दिन पर दिन, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। चाहे कॉल PCR को आए, चाहे कॉल थाने में जाए, लेकिन आखिर दिल्ली की जनता कब और कैसे अपने आप को महफूज समझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सत्ता आपकी है रमेश जी, और केंद्र में बैठे हैं मिश्रा जी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की आवाम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। कम से कम ये घटनाएं तो यही बताती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।